हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं बीटीसी का मैथ यानी यूपी डीएलएड का मैथ, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है संख्या तथा अंकों का ज्ञान। संख्या तथा अंकों का ज्ञान, जिसमें हम करेंगे संख्या। संख्या संख्या हमारी क्या होती है, संख्या की परिभाषा क्या होती है, संख्या क्या होता है। तो संख्या क्या है? संख्या एक गणितीय मान है जिसका प्रयोग हम गणना में करते हैं। संख्या क्या है? हमारा एक गणितीय मान है। संख्या एक गणितीय मान है जिसका प्रयोग गणना तथा मापन में किया जाता है। गणना तथा मापन में किया जाता है। गणना तथा मापन, जैसे आपके कक्षा में सभी विद्यार्थियों को गिनना हुआ, वो हमारी गणना हो गई। मापन जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मापन, ये हमारी गणना हो गई। तो ये संख्या क्या है? संख्या का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? गणना और मापन में करते हैं। जैसे ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 2 फीट है, तो ये हमारी क्या हो गई? संख्या हो गई ये। तो संख्या का प्रयोग हम गणना और मापन में करते हैं। तो दूरी को मापने में भी संख्या का प्रयोग किया जाता है, गणना करने में भी संख्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके गांव में या शहर में जनगणना होती है, तो वो जनगणना 1 2 3 4 संख्या का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे संख्या प्रयोग की जाती है। तो संख्या क्या है? संख्या एक गणितीय मान है जिसका प्रयोग गणना तथा मापन में किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं संख्या को लिखने की लिपि। संख्या को प्रदर्शित करने की लिपि, जैसे संख्या को लिखने की लिपि क्या क्या होती है, ये हो गई संख्या की परिभाषा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। तो यहाँ पे देखिए संख्या को लिखने की लिपि क्या क्या होती है। संख्या हमने जान लिया, संख्या क्या है? एक गणितीय मान है जिसका प्रयोग गणना तथा मापन में किया जाता है। तो यहाँ पे संख्या को लिखते कैसे हैं, संख्या को लिखने की लिपियाँ कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। तो संख्या को लिखने की लिपियाँ तो बहुत हैं, जिसमें हम केवल 3 ही पढ़ेंगे। तो पहली लिपि हमारी देवनागरी लिपि। पहली लिपि हमारी देवनागरी लिपि। पहली लिपि हमारी देवनागरी लिपि। इसमें हम संख्याओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, कुछ इस तरह से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें हम देवनागरी लिपि में संख्या 1 को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, 2 को इस तरह से लिखते हैं, 3 को इस तरह से लिखते हैं और 4 को इस तरह से लिखते हैं, 5 को इस तरह से लिखते हैं, 6 7 8 9 इस तरह से हम संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 को इस तरह से। अब बात कर लेते हैं रोमन में, यानी रोमन लिपि में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो रोमन लिपि में संख्याओं को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। रोमन में देखिए संख्याओं को हम इस तरह से लिखते हैं। इसको हम 1 पढ़ते हैं, इसको हम 2 पढ़ते हैं, इसको हम 3 पढ़ते हैं, ये हमारी 4 होती है और ये हमारा 5 होता है। ये नहीं होगा, ये हमारा 6 होता है, ये 7 और इसको हम 8 पढ़ते हैं और ये हमारा होता है 9। तो रोमन में हम 1 को इस तरह से, 2 को इस तरह से, 3 को इस तरह से, 4 को इस तरह से, 5 को इस तरह से, 6 को इस तरह से, 7 को इस तरह से, 8 को इस तरह से और 9 को इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे V जो है इसको हम 5 से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय लिपि। अंतरराष्ट्रीय लिपि क्या होती है उसको देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय लिपि में अंतरराष्ट्रीय लिपि जो हम लोग लिखते हैं वो होती है अंतरराष्ट्रीय लिपि। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई हमारी अंतरराष्ट्रीय लिपि। अब यहाँ पे बात आती है देवनागरी लिपि और अंतरराष्ट्रीय लिपि में हम शून्य को ऐड करते हैं। शून्य को ऐड करके यानी शून्य को मिलाकर हम अनंत संख्याएं बना सकते हैं।
यहाँ पे जो देवनागरी लिपि है और अंतर्राष्ट्रीय लिपि है, इसमें इसमें और इसमें, इन दोनों में हम शून्य को मिला करके अनंत संख्याएं बना सकते हैं, लेकिन रोमन में हम शून्य को ऐड नहीं करते हैं, शून्य को मिलाते नहीं हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर पढ़ते हैं संख्या के प्रकार क्या होते हैं, संख्या के कौन कौन से प्रकार होते हैं, संख्या कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्या होती है, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब संख्या के प्रकार हम पढ़ेंगे। संख्या के प्रकार में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बारी बारी से इनको हम पढ़ेंगे। तो जिसमें हम पहला पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं। संख्या के प्रकार में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, संख्या पढ़ लिया, संख्या को लिखने की लिपि कौन कौन सी होती है उसको जान लिया। अब हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। तो संख्या के प्रकार में हम पहला पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, टाइप ऑफ नंबर में हम पहला पढ़ने जा रहे हैं क्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं गिनती की वह सभी संख्याएं, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं कोई भी संख्या, जब किसी भी चीज को हम, किसी भी वस्तु को गिनते हैं तो कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो ये कहाँ से शुरू हो रही हैं, ये 1 से शुरू हो रही है और कहाँ पे जाके खत्म हो रही है ये हमें नहीं पता है, कहाँ पे जाके खत्म होगी ये हमें नहीं पता है। तो मान के चलते हैं या अनंत पे जाके खत्म हो रही, अनंत यानी इनफाइनाइट, अनंत पे, अनंत पे, अनंत। तो इसकी परिभाषा क्या बनी, प्राकृतिक संख्याओं की जो परिभाषा हो वो क्या बनी। तो प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा ऐसी संख्या जो एक, या फिर आप ये भी कह लीजिए कि वो संख्याएं या गिनती की सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत पे जाके खत्म होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती है एक से शुरू होती है और अनंत पर समाप्त हो जाती है, होती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे इसको भी लिख लेंगे, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे। तो यहाँ पे हमने प्राकृतिक संख्याएं जान ली क्या होती हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। तो यहाँ पे हमारी प्राकृतिक संख्या कंप्लीट हो गई। तो प्राकृतिक संख्या दिखती कैसी है? इस तरह से दिखती है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी गिनती की सभी संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। या फिर आप यहाँ पे भी अथवा करके ये परिभाषा भी लिख सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। या फिर जो हमने आपको लिखवाया ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर या एक से शुरू होती है और अनंत पे समाप्त हो जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याओं को जान लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए हम पूर्ण संख्याएं क्या होती है उसको जान लेते हैं। होल नंबर क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो होल नंबर क्या होता है? जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित अगर प्राकृतिक संख्याओं में जैसे 1 2 3, ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या। अगर इनमें हम जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं, इसके पहले अगर हम शून्य को लगा देते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकी परिभाषा, शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसको W से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको लिखते हैं कैसे हम? इसको हम लिखते हैं W बराबर 0 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में, इतनी हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या। अगर उसमें हम शून्य को मिला लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, होल नंबर प्राप्त होती है। तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं, ये चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पूर्ण तथ्य के बारे में, तो पूर्ण संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे यहाँ पे जान लेते हैं हम कि पूर्ण संख्याएं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी शून्य होती है। उससे बड़ी पूर्ण संख्या 1 होती है। उससे बड़ी पूर्ण संख्या 2। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? इसको लिख लेते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। फिर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? अनंत होती है। अब इसी तरह से बात कर लें अगर कि पूर्ण संख्या, अगर यहाँ पे बात कर लें कि अगर तीन क्रमागत पूर्ण संख्या हो, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 3 क्रमागत पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? अगर क्रमागत संख्या आपसे बात कर ली जाए तो क्रमागत संख्या क्या होती है? जैसे 3 के बाद कौन सा क्रम में आता है? 3 के बाद आता है 4,
इसके बाद क्रम में कौन आता है 5। तो ये 3 क्रमागत पूर्ण संख्या हो गई। अब अगर यहाँ पे बात कर लें 7, 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, फिर 9 आता है। तो ये हमारी क्या हुई क्रमागत संख्या है। कितनी क्रमागत संख्या है 3 क्रमागत संख्या है। 3 क्रमागत संख्याओं में एक विशेष बात होती है, क्या होती है 3 क्रमागत संख्याओं में एक विशेष बात होती है कि अगर पहली और तीसरी संख्या को जोड़ा जाए, तो पहली और तीसरी संख्या को जोड़ा जाए तो उनका आधा बीच वाली संख्या होती है। यहाँ पे देखिए 9 और 7 कितना होता है 16 होता है। 16 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 8। तो ये हो गया हमारा 8, 2 का 2, 2 8 16, तो 8 आ गया हमारा। तो ये बीच वाली संख्या नहीं आई, बीच वाली संख्या आ गई। तो इसको हम लिख लेते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं में पहली तथा अंतिम संख्या के योग का आधा बीच वाली संख्या होती है। इसको हम लिख लेते हैं 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तथा अंतिम संख्या के योग का आधा दूसरी संख्या होती है या बीच की संख्या होती है। बीच की संख्या होती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जैसे अब इसी को देख लीजिए, यहाँ पे हमने इसको आपको बता दिया। अब इसको देख लेते हैं 5 और 3 कितना होगा 5 और 3 होगा 8। अब 8 का आधा कितना होगा 8 का आधा होगा 4। तो बीच वाली संख्या क्या हो गई हमारी 4 हो गई। तो एक प्रॉपर्टी ये भी था, एक गुण ये भी था। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ाए पूर्ण संख्याओं के महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये 3 चीजें आपको क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच, 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर सदैव 1 होता है। 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अंतर सदैव 1 होता है। जैसे यहाँ पे 5 और 6 देख लीजिए, ये 2 क्रमागत संख्या हैं। अब इनका अंतर लेंगे, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब इस तरह से और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 18 और 19। अब 19 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो हमेशा 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य अंतर सदैव 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अंतर सदैव 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, ये आपका चौथा पॉइंट है। यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अंतर सदैव 1 होता है। सदैव 1 होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारी पूर्ण संख्या कंप्लीट हो गई। तो हमने आपको क्या बताया, अभी तक हमने आपको क्या बताया, संख्या बताया। संख्या क्या है, एक गणितीय मान है जिसका उपयोग गणना तथा मापन में करते हैं। फिर संख्या को लिखने की लिपि बताई हमने, इसमें हमने आपको बताया देवनागरी लिपि क्या होती है, रोमन लिपि क्या होती है और अंतरराष्ट्रीय लिपि क्या होती है। फिर हमने आपको बताया कि संख्या के प्रकार में हमने आपको बताया प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है अनंत होती है। इस तरह हमने आपको पूर्ण संख्या में बताया, पूर्ण संख्या आपको बताया कि 0 सहित प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बताया आपको 0 होती है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या बताया अनंत होती है। तो पूर्ण संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपको बताया कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तथा अंतिम संख्या के योग का आधा, यहाँ पे आपको बाधा दिखाई दे रहा होगा, ये आधा बीच की संख्या होती है। अब इसी तरह हमने आपको बताया कि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य का अंतर सदैव 1 होता है।
तो यहाँ पे पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं आपको कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, क्या होती है पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो आप इसको लिख लीजिए, आप अपने आप नोट्स में बना लीजिए। तो इसको आपको नहीं लिखना है यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं ऐसा समुच्चय होता है, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो ऐसा समुच्चय होता है जिसमें प्राकृतिक ऋण तथा धन और उसमें शून्य भी शामिल हो। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसा समुच्चय होता है, जैसे समुच्चय जैसे क्रम से लिखी हुई कोई वस्तु या कोई भी चीज, तो वो जैसे यहाँ पे -2 -1 ये क्या है, क्रम से लिखी जा रही हैं। इसके बाद 0 आता है, +1 आता है, +2 आता है, +3 आता है, तो ये क्या है, क्रम से लिखे हैं। तो ये एक समुच्चय है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक ऋण तथा धन संबंधित संख्याओं के साथ साथ, तो इतना हमारा क्या है, प्राकृतिक धन संख्या है, इतना हमारा क्या है, ऋण युक्त प्राकृतिक संख्या है। मतलब इसमें प्राकृतिक संख्याओं में हम ऋण चिन्ह लगा के लिखते हैं और 0 भी सम्मिलित है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा होगी ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक को हम प्राकृतिक भी लिख सकते हैं, प्राकृत भी लिख सकते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक ऋण या फिर प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याएं, ऋण संबंधी संख्याएं, ऋण संबंधी संख्याएं, ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ, ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य भी सम्मिलित हो, शून्य भी सम्मिलित हो, शून्य भी सम्मिलित हो, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य भी सम्मिलित हो। तो यहाँ पे प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य भी सम्मिलित हो, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। तो इसको हम लिख लेते हैं, हो तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आई बराबर -2 -1 0 +1 +2 ऐसे। तो ये हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये सभी हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या है। -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ये सभी हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्याएं यहाँ पे दो प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्या यहाँ पे दो प्रकार की होती हैं। पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा जो हमारा होता है ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। धनात्मक पूर्णांक में ऐसी,
धनात्मक पूर्णांक को बेसिकली हम प्राकृतिक संख्या ही कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? सभी ऋण युक्त सभी प्राकृतिक संख्या को, यानी ऋण युक्त का मतलब है अगर प्राकृतिक संख्या में हम ऋण चिन्ह लगा के लिखें तो वो हमारी क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगी। तो ऋण युक्त सभी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगी। तो ये चीजें आप आगे हम इसकी परिभाषा लिखवाते हैं, तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे? पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्याओं को हमने कंप्लीट कर लिया। इसकी परिभाषा क्या होती है, दिखती कैसी है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ये सभी चीजें हमने पढ़ लिया। तो अब इसके दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है धन पूर्णांक, पहला हमारा होता है धन पूर्णांक, और दूसरा हमारा होता है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। दूसरा हमारा होता है ऋण पूर्णांक। तो यहाँ पे जो धन पूर्णांक होता है उसको हमने आपको बताया अभी भी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक बोलते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? सभी प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम Z प्लस से प्रदर्शित करते हैं। इसको Z प्लस से प्रदर्शित करते हैं। अब ये दिखती कैसी है? यहाँ पे Z प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 +2 +3 +4, इसी तरह ये सभी संख्याएं दिखती हैं। तो धनात्मक पूर्णांक कैसा होता है? इस तरह का होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? सभी प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। इसको हम Z प्लस से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से अब ऋण पूर्णांक की जो परिभाषा होती है तो इसको लिख लेते हैं। ऋण चिन्ह युक्त सभी प्राकृतिक संख्याएं, ऋण चिन्ह युक्त सभी प्राकृतिक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको Z माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दिखती कैसी है? ये इस तरह से दिखती है, -1 -2 -3 -4 etc. इसी तरह की संख्याएं यह होती हैं। तो ऋण पूर्णांक कैसा होता है कि ऋण चिन्ह युक्त सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। और धन पूर्णांक, सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम धन पूर्णांक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या अनंत होती है। सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती है? सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या होती है 1 होती है। सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या होती है 1, और सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक संख्या अनंत होती है। क्योंकि जो संख्या जितनी बड़ी होती है, जैसे यहाँ पे 25, ये अगर मान लिया जाए 25 1 से बड़ी है, 25 1 से लगभग काफी बड़ी है। अगर ये धनात्मक है तो ये बड़ी संख्या है, लेकिन अगर यही ऋण 25 लिख दिया जाए तो ये उतनी ही छोटी संख्या हो जाएगी।
उतनी ही छोटी संख्या हो जाएगी। तो माइनस इनफाइनाइट उतनी ही छोटी संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे बात कर लिया जाए 70, काफ़ी बड़ी संख्या है, लेकिन अगर यहाँ पे -70 लिख दिया जाए तो ये और सबसे छोटी संख्या हो गई, मतलब काफ़ी लंबी छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर 1000 की बात की जाए, 1000 धन 1000, ये काफ़ी बड़ी संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए ऋण 1000, तो ये बहुत ही छोटी संख्या हो जाएगी। यानी जो संख्या जितनी बड़ी होगी ऋण चिन्ह के साथ उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो माइनस इनफाइनाइट होता है वो बहुत ही छोटी संख्या होती है। ये चीज़ आपको क्लियर है? मैंने गलती से बोल दिया कि ऋण इनफाइनाइट सबसे छोटी संख्या होती है, एक्चुअली वो सबसे बड़ी संख्या होती है माइनस की। तो यहाँ पे ऋण 1 सबसे बड़ी संख्या होती है। ऋण 1, यहाँ पे अगर ऋण पूर्णांक की बात की जाए तो ऋण पूर्णांक में ऋण 1 सबसे बड़ी संख्या होती है। और सबसे छोटी संख्या क्या होती है? यहाँ पे सबसे छोटी माइनस इनफाइनाइट होती है। सबसे छोटी संख्या होती है। तो यहाँ पे हम केवल ऋण पूर्णांक को अगर देखें तब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी? -1 होगी। अगर ऋण पूर्णांक में देखा जाए तो माइनस इनफाइनाइट सबसे छोटी संख्या होती है। वैसे यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ पे जो +1 होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है। जो धन 1 होता है सबसे छोटी संख्या होती है। +1 सबसे छोटी संख्या होती है। और प्लस इनफाइनाइट सबसे बड़ी संख्या होती है। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि प्लस इनफाइनाइट धन पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ से +1 सबसे छोटी संख्या होती है और प्लस इनफाइनाइट सबसे बड़ी संख्या होती है अगर धन पूर्णांक की बात करें तब। लेकिन यहाँ पे ऋण पूर्णांक की अगर बात करें तो सबसे छोटी संख्या जो होती है वो माइनस इनफाइनाइट होती है और सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो प्लस इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।